दुनिया की आबादी का तकरीबन 2/3 यानी 5 अरब से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन की बरवक्त रसाई के लिए इंटरनेट पर चलने वाले सोशल मीडिया को इस वक्त सबसे तेज़ और मुस्तनद सोर्स भी समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 2 अरब वेबसाइट्स मौजूद हैं जो इंटरनेट सार्फिन को मुतल्लका मालूमात या तफरीह फराहम कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट कैसे काम करता है? ये अरबों इंटरनेट सार्फिन और 2 बिलियन वेबसाइट्स आपस में किस तरह मुंसलिक हैं? इंटरनेट का मालिक कौन है और कौन इस इंटरनेट को कंट्रोल कर सकता है? इस मौजू से मुतल्लिक दीगर दिलचस्प सवालात के जवाबात भी हमारी इस वीडियो का मौजू हैं। दोस्तों, इंटरनेट की मौजूदा शक्ल जिससे हम लोग वाकिफ हैं, इसके पीछे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क कार फरमा है जो मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल करनी हो या ऑनलाइन गेम्स खेलनी हो, इंटरनेट का इस्तेमाल दुनिया के तकरीबन हर शोबे में नजर आता है। इंटरनेट पर कोई भी कंटेंट देखने के लिए एक मखसूस वेबसाइट को विजिट करना होता है जहां पर यह कंटेंट मौजूद होता है। वेबसाइट का नाम कैसे हासिल किया जाता है, कौन हमारी वेबसाइट को रजिस्टर करता है और इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स को कौन कंट्रोल और मैनेज करता है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए इंटरनेट के चंद बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो का डाटा गूगल या यूट्यूब के एक डाटा सेंटर पर महफूज है जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। इस वीडियो डाटा का अपने सोर्स यानी डाटा सेंटर से एंड यूजर यानी मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन तक पहुंचने का तवील सफर नहायत दिलचस्प और नाकाबिले यकीन है। इंटरनेट पर मौजूद कोई भी मवाद जब हम तक पहुंचता है वो मुतल्लका सेंटर्स के अंदर किसी डाटा स्टोरेज डिवाइस जैसा कि सॉलिड स्टेट डिवाइस SSD में महफूज होता है। बिल्कुल हमारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क की तरह ये SSD किसी ताकतवर कंप्यूटर जिसे सर्वर कहते हैं उसकी अंदरूनी मेमोरी के तौर पर काम करती है। सर्वर का काम वीडियो या दीगर महफूज शुदा मवाद को यूजर की दरख्वास्त पर उसे फराहम करना है। अब चैलेंज ये है कि डाटा सेंटर में महफूज डाटा को आपकी डिवाइस पर कैसे मुंतकिल किया जाए। दोस्तों, इंटरनेट के इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले हम IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हर डिवाइस जो इंटरनेट से मुंसलिक है, चाहे वो सर्वर हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन, इनफरादी तौर पर नंबरों के एक सीक्वेंस से पहचाना जाता है जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। जिस तरह आपके घर की मुनफरिद शिनाख्त आपके घर का एड्रेस होता है और आपको जो भी खत भेजा जाता है वो आपके घर के पते की वजह से आप तक पहुंचता है, बिल्कुल उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में एक IP एड्रेस शिपिंग एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसके जरिए तमाम मालूमात अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप को आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IP एड्रेस असाइन करता है। इस तरह डाटा सेंटर में मौजूद सर्वर का भी एक IP एड्रेस होता है। सर्वर आपका अपना कंप्यूटर और लैपटॉप भी हो सकता है, लेकिन बड़ी वेबसाइट्स का डाटा महफूज करने के लिए एक अलग और ताकतवर सर्वर दरकार होता है। गूगल या यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स के लिए तो पूरा डाटा सेंटर ही स्टोरेज के लिए वक्फ होता है। चूंकि ये सर्वर वेबसाइट को स्टोर करता है, लिहाजा आप सर्वर का IP एड्रेस जानकर ही किसी वेबसाइट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अब किसी एक शख्स के लिए इतने ज्यादा IP एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस मसले को हल करने के लिए youtube.com या facebook.com वगैरह जैसे डोमेन नेम इस्तेमाल किए जाते हैं जो IP एड्रेस से मुताबिकत रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट को हमारी डोमेन नेम के मुताबिक IP एड्रेस कहाँ से मिलते हैं। इस मकसद के लिए इंटरनेट एक बड़ी फोन बुक का इस्तेमाल करता है जिसे DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। जिस तरह आपके मोबाइल फोन में किसी शख्स के नाम से उसका मोबाइल नंबर महफूज होता है, उसी तरह DNS सर्वर डोमेन नेम से मुतल्लका IP एड्रेस फराहम करता है। मुख्तसर ये कि आप अपने वेब ब्राउज़र पर डोमेन का नाम दर्ज करते हैं और ब्राउज़र मुतल्लका IP एड्रेस हासिल करने के लिए DNS सर्वर को दरख्वास्त भेज देता है। IP एड्रेस हासिल करने के बाद आपका ब्राउज़र डाटा हासिल करने की दरख्वास्त मुतल्लका डाटा सेंटर पर मौजूद सर्वर को भेजता है। एक बार जब सर्वर को किसी मखसूस वेबसाइट तक रसाई की दरख्वास्त मिल जाती है तो डाटा का बहाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, यकीनन आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि ये डोमेन नेम कौन असाइन करता है। एक डोमेन नेम के नाम से पूरी दुनिया में एक ही वेबसाइट होती है, लिहाजा कोई तो होगा जो इसको रजिस्टर और मैनेज करता होगा। आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
किसी भी वेबसाइट लिंक के दो अहम हिस्से होते हैं, एक डोमेन नेम और एक टॉप लेवल डोमेन। मिसाल के तौर पर www.youtube.com में YouTube डोमेन नेम है और .com टॉप लेवल डोमेन है। जब आप अपनी कोई वेबसाइट तख्लीक करते हैं तो आपको इसका डोमेन नेम रजिस्टर करवाना होता है। इसी तरह वेबसाइट पर मौजूद मवाद को, डाटा को महफूज करने के लिए एक वेब सर्वर भी दरकार होता है, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपकी वेबसाइट्स के डाटा को महफूज करने के लिए अपनी खिदमात पेश करती हैं। इन्हें होस्टिंग वेबसाइट्स कहा जाता है। डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन और पूरे डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS की मैनेजमेंट का काम जिस इदारे के जिम्मे है वो ICANN है। ICANN यानी इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स का इंटरनेट की दुनिया में बहुत अहम किरदार है। ICANN ही ये फैसला करता है कि कौन कौन सी टॉप लेवल डोमेन्स हो सकती हैं। टॉप लेवल डोमेन के लिए बाकायदा बिडिंग होती है और जो कंपनीज टॉप लेवल डोमेन्स खरीदती हैं उन्हें रजिस्ट्रीज कहा जाता है। जैसा कि .com डोमेन वेरीसाइन नामी कंपनी की मलकियत है। इसके बाद आते हैं रजिस्ट्रार्स, जैसा कि domain.com या godaddy.com। ICANN अपने तस्दीक शुदा डोमेन रजिस्ट्रार्स के जरिए डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS को मैनेज करता है। रजिस्ट्रार्स खुद किसी टॉप लेवल डोमेन के मालिक तो नहीं होते, लेकिन ICANN की तरफ से इन्हें ये इख्तियार दिया गया है कि वो आपका मतलूबा डोमेन नेम आपको फरोख्त और रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह IP एड्रेसेस को मैनेज करने का काम इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी यानी IANA के पास है, जो ICANN का ही एक ज़ेली इदारा है। इंटरनेट को इस तरह स्टैंडर्डाइज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि दुनिया में बैठा कोई शख्स, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, बीजिंग में या लाहौर में, उसकी बनाई हुई वेबसाइट दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन की दस्तरस में हो। और ये इसी सूरत मुमकिन है जब इन वेबसाइट्स की इंटरनेट पर स्टोरेज और सार्फिन तक डाटा ट्रांसमिशन का निज़ाम पूरी दुनिया में यकसा हो, एक जैसा हो। ज़ाहिर ऐसा लगता है कि ICANN अपने वसी तर इख्तियारात के साथ इंटरनेट को मुकम्मल कंट्रोल कर सकता है और शायद ये इदारा ही इंटरनेट का मालिक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ICANN एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ज़रूर है, लेकिन इंटरनेट बजाते खुद एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स का एक मजमुआ है। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है वो इंटरनेट को बनाता है और इस तरह इस नेटवर्क में शामिल होकर हर कंप्यूटर या सर्वर एक नेट की तरह एक दूसरे से मिला हुआ है। इस बिना पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी इंटरनेट का मालिक नहीं है और हर कोई इंटरनेट का मालिक है। दोस्तों, आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन और वेबसाइट सर्वर्स आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं और इनके दरमियान डाटा ट्रांसमिशन किस तरह होती है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का एक आसान तरीका सैटेलाइट का इस्तेमाल भी हो सकता है। डाटा सेंटर से एक एंटीना के जरिए सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजा जाता है और फिर सैटेलाइट से एक सिग्नल आपके मोबाइल फोन पर आपके करीब मौजूद दूसरे एंटीना के जरिए पहुंच जाता है। यहाँ डाटा की तरसील का ये तरीका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इतना मौजू नहीं है। सैटेलाइट दुनिया के खत इस्तवा यानी इक्वेटर से तकरीबन 36,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। लिहाजा डाटा ट्रांसमिशन के कामयाब होने के लिए डाटा को कुल 72,000 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। इतनी लंबी मुसाफत सिग्नल वसूल करने में खासी ताखीर का बायस बनती है, जो कि ज़्यादातर इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए नाकाबिल कबूल है। मज़ीद ये कि मौसम की खराबी इस कम्युनिकेशन पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा बैंडविड्थ की कमी और दीगर तकनीकी मसाइल भी इस तर्ज की कम्युनिकेशन की राह में रुकावट हैं। क्योंकि इंटरनेट की कम्युनिकेशन इतने बड़े स्केल पर बजरिया सैटेलाइट इतनी मौजू नहीं, इसलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब दरअसल होता कैसे है। इस मकसद के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बहुत वसी निज़ाम मौजूद है, जिसके जरिए डिजिटल डाटा लाइट पल्सेस की सूरत में मुंतकिल किया जाता है। दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर्स का मुकम्मल नेटवर्क 3 मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम किया गया है, जिन्हें टीयर्स कहा जाता है। टीयर 1 पर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों, कॉन्टिनेंट्स को और कंट्रीज को मिलाया गया है। इस दौरान उन्हें अक्सर दुश्वार गुजार इलाकों जैसे पहाड़ों या समंदर के नीचे से भी गुजारना पड़ता है। टीयर 1 के मशहूर ISPs में AT&T, NTT, वेरिज़ोन और TATA कम्युनिकेशंस शामिल हैं। इससे नीचे मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ रियासतों और सूबों और शहरों को आपस में मिलाने के लिए ISPs टीयर 2 काम करते हैं।
इसके बाद टीयर 3 ISPs आते हैं जो कि सिर्फ एक मखसूस इलाके के सार्फिन को आपस में मिलाते हैं और बैक एंड पर टीयर 2 और बिलाखिर टीयर 1 नेटवर्क से मिले होते हैं। यहाँ ये बात जानना भी नहायत अहम है कि पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ टीयर 3 नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर्स के बजाय कॉपर की तारों से कायम किया गया है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट होते ही कहीं ना कहीं आप ऑप्टिकल फाइबर के इस नेटवर्क के साथ ज़रूर मुंसलिक हो जाते हैं। अगर आप सेलुलर यानी मोबाइल डाटा या किसी भी वायरलेस इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट तक रसाई हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे मामलात में सिग्नल या डाटा को ऑप्टिकल केबल के जरिए पहले मोबाइल टावर को भेजा जाता है और फिर ये डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में टावर से आपके सेल फोन या इंटरनेट डिवाइस तक पहुंचता है। इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला वायरलेस राउटर भी केबल के जरिए आने वाले सिग्नल को ही आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप तक वायरलेसली ट्रांसमिट करता है। यूं दुनिया में मौजूद तमाम इंटरनेट सार्फिन ऑप्टिकल फाइबर के इस वसी नेटवर्क से किसी न किसी तरह जुड़े होते हैं और इसी नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए डाटा को पैकेट्स की सूरत में भेजा जाता है और इसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोकॉल्स डाटा पैकेट के साथ सोर्स और डेस्टिनेशंस के पते को मुंसलिक करने और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से असूल वज़ा करते हैं। इंटरनेट बिलाशुबा इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन का एक जदीद जरिया है। आज की इस मालूमाती वीडियो में हमने इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को समझा और ये जाना कि इस वसी नेटवर्क को बनाने और मैनेज करने में कौन कौन से मराहिल शामिल हैं। हमने ये भी देखा कि इंटरनेट के जरिए कोई भी कंटेंट किस तरह हम तक पहुंचता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में आपकी जो राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।